इससे पहले कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिवीजन पर्पज़ से उस चीज़ का भी डिस्कशन कर लेते हैं। राहुल जी बताएँगे कि ऑर्नो कन्वर्टर जो है वो उसका क्या फ़ंक्शन है? उसका क्या रोल है और कन्वेंशनल लोकोमोटिव के अंदर? जो ऑर्नो कन्वर्टर है वो किस तरह से अपना पर्पज़ फुलफ़िल करता है? उसका क्या रोल है? आप जितना समझें उतना बताइए। सर मैं बाइक पे हूँ सर, मैं बाइक पे हूँ। ओके, 5 ओके। मिनट में पहुँच जाऊँगा बस। ओके, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी लोग तो इस चीज़ को समझते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। मोटर कंप्रेसर सेट की बात करते हैं। जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है, लोकोमोटिव जो है, वो देखा जाए तो कंप्लीटली प्रेशर बेस्ड ड्राइव है। चाहे ब्रेकिंग या ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करी जाए, वो प्रेशर सिस्टम पे डिपेंडेंट है। मतलब प्रेशर ऑपरेटेड है कह सकते हैं। तो वो प्रेशर क्रिएट जो किया जाता है जिस सिस्टम से, उसको बोलते हैं मोटर कंप्रेसर सेट। मोटर कंप्रेसर सेट जो होता है वो एक लेवल का वोल्टेज, एक लेवल का प्रेशर सेट करता है और उस मतलब जिस पर्पज़ के लिए उस प्रेशर को यूज़ करना है, वो जितने प्रेशर चाहिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अलग-अलग पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे आपका मेन रिजर्वायर होता है और एक्सिलरी रिजर्वायर होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए मोटर कंप्रेसर सेट जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है मोटर और कंप्रेसर का। उससे प्रेशर, एयर प्रेशर डेवलप किया जाता है और उस एयर प्रेशर का इस्तेमाल होता है अलग-अलग फंक्शन को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये हो गया मोटर कंप्रेसर सेट का एक आइडिया। जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की, उसकी बात करते हैं कि जो ब्रेक एप्लीकेशन होता है या ब्रेक रिलीज होता है या अलग और भी बहुत सारे सेफ्टी ऑपरेशंस हैं नॉर्मल वर्किंग के दौरान या इमरजेंसी के दौरान, वो अलग-अलग मैकेनिज़्म जो है ब्रेकिंग का, वो क्या-क्या है? तो वो है ब्रेक वाल्व, ऑटो ब्रेक वाल्व जिसको ए9 बोलते हैं, या उसको ट्रेन ब्रेक वाल्व भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट ब्रेक वाल्व जिसको एसए9 बोलते हैं, और सी2 रिले वाल्व, और इस तरह के और भी इक्विपमेंट हैं जो ब्रेकिंग में सहायक होते हैं। द ब्रेक सिस्टम गवर्न बाय इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोप्रोसेसर। जो ये ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पहले बहुत हद तक मैनुअल था। बाद में इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड बनाने का जो काम है, वो स्विट्ज़रलैंड की जो कंपनी थी एबीबी, उसने किया कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, मतलब उसका कंट्रोलिंग जो है मैनुअल से ऑटोमेटिक की तरफ कह सकते हैं। शिफ्टिंग का जो काम है इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हुए, वो एबीबी के द्वारा किया गया। और ये ये चीज़ जो है फिर मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है उसका ट्रांसफ़र हुआ इंडिया में भी। द pneumatic valve sub-assembly components were fitted on a panel made with 3 plates। ये जो न्यूमेटिक वाल्व्स होते हैं या सब असेंबली होते हैं या और भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो न्यूमेटिक पैनल, जो पैनल होता है उस पे फिटेड होते हैं, और वो ये 3, उस पैनल के 3 प्लेट होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। और इसके बाद कहता है कि several safety operational features controlled through electronics digital signal by means of brake electronics। इसमें ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो सेफ्टी फीचर्स, ऑपरेशनल फीचर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर का भी इस्तेमाल होता है, प्रेशर स्विचेज भी रहते हैं।
और वेरियस फॉल्ट डायग्नोस्टिक फीचर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड लाइक लो एमआर या लो एफपी प्रेशर, बीपी प्रेशर ड्रॉप, रीजनरेटिव ब्रेकिंग फेलियर, बीसी प्रेशर, फॉल्ट इन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स etc। मतलब ये सारे सिस्टम जो है ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हुए इसका उपयोग किया जाता है। फिर इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का भी प्रोविज़न रहता है। ये सारी बात जो हो रहा है वो 3 फेज़ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के कनेक्शन में बात हो रहा है। इमरजेंसी ब्रेक इज एक्टिवेटेड इन केस ऑफ अनयूजुअल अकरेंस सच एज ट्रेन पार्टिंग, वीसीडी और ओवर स्पीड या मतलब ऐसे केस में क्या होता है, इमरजेंसी पुश बटन का भी प्रोविज़न है। उसमें उसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, बीपी प्रेशर जो है सडनली गिर जाता है और ट्रेन कंट्रोलिंग हो पाती है। और वीसीडी का एक जिक्र इसमें आया, तो वीसीडी क्या है, मतलब विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। अब लोकोमोटिव को ड्राइव कर रहे हैं लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, तो वो कितने विजिलेंट हैं, वो कितने अलर्ट हैं, इसको मतलब चेक करने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए वीसीडी का प्रोविज़न रहता है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस का। और ये चीज़ जो है हमारे ख्याल से इंट्रोड्यूस किया गया ये ब्रेक सिस्टम में, कि अगर वीसीडी जो है मतलब एक्नॉलेज नहीं करेंगे हर 60 सेकंड के बाद, तो फिर उसका अलग अलग प्रोविज़न रहता है। या 2 kmph से एक्सीड करेगी गाड़ी उसकी स्पीड, तो वीसीडी को एक्नॉलेज करना है हर एक 60 सेकंड पे। नहीं करेंगे 60 सेकंड तक, तो अगले 8 सेकंड के बाद जो है अगले 8 सेकंड में वो अलार्म आएगा, ऑडियो विजुअल अलार्म आएगा। और फिर उसके बाद अगले 8 सेकंड में जो है नहीं करते हैं तो इमरजेंसी ब्रेक लग सकता है, तो फिर उसको रीसेट करना पड़ेगा। तो ये वीसीडी का इम्पोर्टेंस है। कुल मिलाकर ये लोको पायलट कितने विजिलेंट हैं, कितने अलर्ट हैं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इसको एम्प्लॉय किया गया है एडवांस 3 फेज़ जो लोकोमोटिव है उसके अंदर। और ये जो है एबीबी से एक्वायर्ड जो लोको है 3 फेज़, उसमें सारा कंट्रोलिंग जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। कंट्रोलिंग हो गया, चाहे फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम है, वो सारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है। वो कंप्यूटर फॉल्ट को अपने आप पता करता है, क्योंकि हमारा लोकोमोटिव जो है एक सिंगल यूनिट में नहीं है, उसको कई सारे हिस्सों में बांट के रखा गया है। उसका पर्पज़ ये है कि कई सारे हिस्सों में रहेगा, तो कहाँ पे फॉल्ट है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना मतलब इस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड यूनिट के लिए इजी रहेगा। वो बता देगा कि इस क्यूबिकल में इस जगह पे फॉल्ट है, और डायरेक्टली वहाँ पे फॉल्ट को फाइंड आउट करना, उसको उसका ट्रबल शूटिंग करना इजी रहेगा। इसलिए उसको कई हिस्सों में बांट के रखा गया है, कई पार्ट में बांट के रखा गया है पूरे लोकोमोटिव को। तो ये कुछ बेसिक बात हो गई इसकी, कम मतलब मोटर कंप्रेसर सेट की, ब्रेक सिस्टम की, और वीसीडी के बारे में बात कर लिया, और ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलिंग और फॉल्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम जो है उसकी बात कर लिया। अब बात करते हैं ट्रैक्शन कन्वर्टर जो होता है 3 फेज़ लोको के अंदर। वो ट्रैक्शन कन्वर्टर का पूरा सर्किटरी एक तरह से समझते हैं, और उसके कितने हिस्से हैं, और वो किस तरह से सिंगल फेज़ एसी को 3 फेज़ एसी में कन्वर्ट करता है, और कैसे हमारा जो ड्राइविंग मोटर जो है, ट्रैक्शन मोटर जो है, उसको सप्लाई देता है, उसकी बात करते हैं। और ये कन्वर्जन जो होता है किस प्रोसेस से होता है वो सारा डिटेल आज समझेंगे, कि मतलब हम जो है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो कंसेप्ट है उसको कैसे हम इसमें इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं अभी। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर जो है वो 2 ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है 3 फेज़ लोकोमोटिव के अंदर।
जिसको टेक्निकली SR1 और SR2 बोलते हैं। अगर SR1 को समझ जाएंगे तो सेम SR2 है, तो वो भी सिमिलर वे में उसका भी सारा कॉन्सेप्ट है। तो सिंपली SR की बात करते हैं कि जो ट्रैक्शन कन्वर्टर है वो किस तरह से क्या करता है। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर जो SR1 और SR2 हो गया, उसके लिए SR1 के लिए 2 वाइंडिंग हो गया सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से लिंकेज सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ 2 जो है ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 यानी SR1 के लिए 2 वाइंडिंग हो गया और SR2 के लिए 2 वाइंडिंग हो गया। ये जो 2 वाइंडिंग होता है उसमें से 1269 वोल्ट का जो है एक वाइंडिंग होता है। मतलब आपका जो सेकेंडरी साइड में वाइंडिंग है ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए वो 1269 वोल्ट का है। और 1269 वोल्ट ये क्या है, सिंगल फेज है। अब इस 1269 वोल्ट सिंगल फेज AC को जो लाइन कन्वर्टर है वो DC में कन्वर्ट करेगा। DC में कन्वर्ट करने के बाद जो है 2800 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर देता है और वो DC लिंक को दे देता है। फिर DC लिंक बीच में जो आता है जो एक तरह से इलेक्ट्रिक बफर का काम करता है। बफर मतलब कि एक स्टॉक की तरह काम करता है, मतलब मेंटेन रखता है कि इतना डिमांड सप्लाई का यहाँ कुल फंडा है कि जैसे हमारे ट्रैक्शन मोटर को कितना पीक डिमांड है, पीक डिमांड को भी सप्लाई कर पाएँ हम, इसके लिए हमारा जो है ड्राइव कन्वर्टर लगाया गया है। ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन ये है कि हम जो लाइन कन्वर्टर से सिंगल फेज AC को DC में कन्वर्ट किए, मतलब हमारा 1269 वोल्ट को हम 2800 वोल्ट DC में जो कन्वर्ट किए, उसमें अगर कुछ AC के रिपल्स रह गए हैं, मतलब AC के कुछ कंपोनेंट रह गए हैं, तो उसको प्योरली DC बनाने के लिए फिल्टर्स लगे होते हैं। वो फिल्टर्स जो है AC कंपोनेंट जो उसमें रहते हैं आउटपुट में, उसको फ़िल्टर कर देते हैं और फिर DC लिंक को दे देते हैं। तो DC लिंक में कह सकते हैं कैपेसिटर और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सर्किटरी रहता है जो दो फंक्शन करता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। जो ये DC लिंक वोल्टेज है 2800 वोल्ट। अब इसके बाद आता है ड्राइव कन्वर्टर जिसको टेक्निकली ASR बोलते हैं। ड्राइव कन्वर्टर एक तरह से इन्वर्टर का काम करता है। वो DC लिंक वोल्टेज जो है इनपुट के रूप में लेता है 2800 वोल्ट और फिर उसको 3 फेज जो है 2180 वोल्ट पीक कह सकते हैं उसको। 2180 वोल्ट जो है वो पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 2180 वोल्ट है। वो देता है ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2 और 3 को। तो ये बोगी नंबर 1 की बात कर लिया हमने कि बोगी नंबर 1 में जो है ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 है, उसका जो है 2 वाइंडिंग है। उस दोनों वाइंडिंग में एक वाइंडिंग का वोल्टेज 1269 है, उसको AC था DC में कन्वर्ट किया। DC में कन्वर्ट करने के बाद उसका फ़िल्टरिंग हुआ, प्योर DC बनाया गया और फिर DC लिंक जो है एक तरह से बफर की तरह भी काम किया। वो हमारा ट्रैक्शन मोटर का पीक डिमांड जो रहेगा उसको फिल करने के लिए स्टोरेज की तरह काम करता है। बफर स्टॉक इलेक्ट्रिक बफर की तरह काम करता है। और फिर इस DC वोल्टेज को 2800 वोल्ट को ASR जो है ड्राइव कन्वर्टर जो है वो कन्वर्ट करके DC से 3 फेज AC में ये ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2 और 3 को दे दिया। सेम यही चीज़ जो है SR2 करता है और वो करता है बोगी नंबर 2 में लगा होता है और वो ट्रैक्शन मोटर 4, 5 और 6 के लिए काम करता है। मतलब सिमिलर ऐसा ही होता है। तो ये हम बात कर लिए, ये जो है ड्राइविंग मोड में जब हम बात कर लिए, ऐसा कब होता है जब हमारा लोकोमोटिव जो है ड्राइविंग मोड में रहता है। ड्राइविंग मोड मीन्स जब उसको हम ट्रैक्टिव एफर्ट देते हैं, ट्रैक्शन मोटर को हम ट्रैक्शन मोटर के थ्रू ट्रैक्टिव एफर्ट जब बनता है तब।
और वही जब हम उस लोकोमोटिव में ब्रेकिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ट्रैक्शन मोटर जो है, मान लीजिए पर्टिकुलर बोगी की बात करें तो ट्रैक्शन मोटर 1, 2 और 3 जो है वो जो है जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा, है ना। जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा मतलब उसका थ्री फेज जो है एसी है, थ्री फेज एसी जो है वो मतलब ड्राइव कन्वर्टर जो है वो जो है डीसी में कन्वर्ट कर देगा और उस डीसी को फिर लाइन कन्वर्टर जो है सेम फ्रीक्वेंसी के जिस फ्रीक्वेंसी से मतलब ट्रांसफार्मर से मिल रहा होता है उसी फ्रीक्वेंसी से एसी में कन्वर्ट करके बैक टू, और फिर ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप करके ओएचई को फीड कर देगा। तो इस हिसाब से हमारा जो लोकोमोटिव है वो स्मॉल पावर हाउस की तरह काम करता है। प्रोसेस पूरा कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, तो ये जो जीटीओ कह लीजिए या आईजीबीटी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके स्पेशल फीचर की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि सर्किट इस तरह से डिज़ाइन किया गया रहता है कि वो ड्राइविंग मोड में ऑपरेट कर रहे हैं तो उस तरह से सर्किट या आईजीबीटी फायर होगा या ऑन होगा, और ब्रेकिंग मोड में जब हम हमारा लोकोमोटिव आ रहा है तो उस समय दूसरे तरह से सर्किट जो है कनेक्ट हो जाता है और इस हिसाब से थ्री फेज पहले डीसी में कन्वर्ट होता है इन्वर्टर के द्वारा, थ्री फेज एसी जो है डीसी में कन्वर्ट हुआ ड्राइव कन्वर्टर द्वारा, और फिर उस डीसी को जो है लाइन कन्वर्टर जो है उसी फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे लिया था वो सिंगल फेज एसी में कन्वर्ट करके फिर ये ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप होके वो बैक टू ओएचई चला जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो ये है लोकोमोटिव जो है स्मॉल पावर हाउस की तरह काम करता है, और मतलब एक तरह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग यही कंसेप्ट कहलाता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। और इससे हमारा ओवरऑल सिस्टम की इफ़िशियंसी जो है बढ़ती है, एनर्जी कंजर्वेशन हो पाता है। नहीं तो पहले क्या था, कन्वेंशनल लोकोमोटिव में जो हमारा डीबीआर जो रहता था उसमें रेजिस्टेंस लगाकर हम स्पीड कंट्रोल करते थे। मतलब जो हमारा करंट को जो है हम कम करना और बढ़ाना बढ़ाना और घटाना जो है रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके करते थे, और उस रेजिस्टेंस में जो हमारा है पावर का लॉस होता था, वो वेस्टेज हो जाता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो ये आईजीबीटी या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर पा रहे हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू। तो ये पूरा जो है ट्रैक्शन कन्वर्टर का फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो 65 हर्ट्ज से 132 हर्ट्ज है, मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है। और इसी का जो है सबसे बड़ा रोल है कि मतलब हम इस वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ट्रैक्शन और मोटरिंग मोड में हम ये अपने लोकोमोटिव को यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी अचीव कैसे हो पा रही है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज में को हम कैसे अचीव कर पा रहे हैं, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा जो कनेक्शन रहता है, जो पूरा ये आईजीबीटी या जीटीओ का पूरा सर्किट जैसे रहता है, उसका पूरा सीक्वेंस रहता है कि, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ आईजीबीटी जो है लगे रहते हैं इस सर्किट को बनाने में। तो सर्किट का कनेक्शन इस तरह से रहता है कि हमको किसको ऑन करना है और किसको ऑफ करना है, और मतलब मोटरिंग मोड में मतलब ट्रैक्टिव एफर्ट जब देना है तो किसको ऑन करना है किसको ऑफ करना है, ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे कंट्रोल होता है। और हम जैसे ही मतलब वो चीज़ को मतलब डिज़ायर करते हैं तो चाहते हैं तो वो सारा चीज़ सर्किट का वो हिस्सा जो है ऑन हो जाता है, बाकी का हिस्सा ऑफ हो जाता है।
तो इस वजह से हमारा जो है जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट मिल पाता है। मतलब हमारा जो कन्वर्जन है डीसी लिंक वोल्टेज का जो कन्वर्जन है 2800 वोल्ट का, उसका कितना हिस्सा हम चाहते हैं कि आउटपुट के रूप में मिले, वो वो जो है उस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना कंपोनेंट जो है आपके ड्राइव कन्वर्टर का, वो मतलब आईजीबीटी के रूप में जो ड्राइव कन्वर्टर है, वो कितना कंपोनेंट आपका वर्किंग में है, कितना कन्वर्ट कर रहा है, उसकी कंट्रोलिंग होती है। हम जो मतलब माइक्रो प्रोसेसर से जो ऑन ऑफ करते हैं, स्विचिंग करते हैं आईजीबीटी की, उस बात पे ये डिपेंड करता है कि हमें कितना आउटपुट मिलता है, और उसी से वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है। आपका जैसे मान लीजिए कि 50 एक एक नॉर्मल जो साइन वेव रहता है 50 हर्ट्ज का रहता है, जो नॉर्मल घर में सप्लाई रहता है, वो एक साइकिल का मतलब 50 हर्ट्ज में एक साइकिल उसका कंप्लीट हो गया, है ना। तो वो कैसे होता है कि वहाँ पे सिंपल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम उस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर ऑफ कर दें, तो वो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट किया जा सकता है, उसके आउटपुट को अफेक्ट किया जाता है। सेम यही कंसेप्ट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हुए एसआर के मतलब जो कन्वर्टर है उसमें ये चीज़ किया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन जो ला रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का, वो किस तरह से हो पा रहा है, या कोई रिलेटेड कोई डाउट हो तो उस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं। किसी को कुछ डाउट है? बताइए राहुल जी। सर आपने ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोला हाँ कि जो ओईजी को पास फीड सप्लाई करता है, हाँ हाँ। तब तो फिर ये ब्रेक ब्रेक कैसे लग जाता है सर, वो बताइए थोड़ा सा। क्या अगर चीज़? समझे मोटर जनरेटर का काम करेगी वो तो बराबर है, फिर इसको ब्रेक कैसे लगेंगे? कन्वेंशनल ब्रेकिंग में तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस से ब्रेक लगते थे, बता रहे लेकिन हैं। इसमें ब्रेक कैसे लगेंगे? देखिए, जो आपका ट्रैक्शन मोटर है, ट्रैक्शन मोटर अगर हमारा ड्राइविंग मोड में है, ड्राइविंग मोड में है तो लोकोमोटिव को क्या है, ट्रैक्टिव एफर्ट दे रहा है। ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब देने का मतलब हो गया कि फॉरवर्ड टॉर्क लगा रहा है, और जो आपका लोकोमोटिव को जो है मतलब आगे ले जाने के लिए फोर्स लगा रहा है। मतलब ट्रैक्शन मोटर का डायरेक्शन जो है नॉर्मली रोटेट करने का, वो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब वो खींच रहा है पूरे लोकोमोटिव और फॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर्मेशन मीन्स जिसके जो उसके लोकोमोटिव के साथ जो लोड लगा हुआ है उसको खींच रहा है। अगर हम ट्रैक्शन मोटर जब हम ब्रेकिंग जब देखे होंगे, पैनल वगैरह देखे होंगे, तो उसमें ये रहता है कि ट्रैक्टिव मोड रहता है, एक ब्रेकिंग मोड रहता है। तो ट्रैक्टिव मोड में रहता है तो ये नॉर्मल डायरेक्शन होता है ट्रैक्शन मोटर का। जब हम ब्रेकिंग मोड में ले जाते हैं तो ट्रैक्शन मोटर जो है उसका फील्ड का डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है। रिवर्स हो जाने का मतलब ये हुआ कि ट्रैक्शन मोटर के रोटेट करने का डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। रोटेट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता था वो अब रिवर्स डायरेक्शन में करेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में करने का मतलब कि वो रोकना चाहेगा, मतलब आपके पूरे लोको ये फॉर्मेशन को और लोकोमोटिव को। तो इस वजह से ऐसा हो पाता है कि जैसे वहाँ ब्रेकिंग इसी हिसाब से होता है कि जैसे ट्रैक्टिव एफर्ट ट्रैक्टिव मोड में हम चला रहे हैं कि ब्रेकिंग मोड में चला रहे हैं। जो आप डेटा देखते हैं, डेटा का मीनिंग क्या है, जैसे कोई लोकोमोटिव का एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे WAP5 है ना, WAP5 है, WAP7 है, WAG9 है। तो इसमें हम ब्रेकिंग एफर्ट की बात करते हैं तो 160 है WAP5 का, और WAG9 का 260 है ना। 258 458 सॉरी, जो ब्रेकिंग एफर्ट है 258 और 458 है।
मतलब WAP5 का 258 है और उसका 458 है। और वही ट्रैक्टिव एफर्ट की बात, ब्रेकिंग एफर्ट की बात करें तो 160 है और 260 है। तो हमारा जो ट्रैक्टिव एफर्ट है ज़्यादा है, लोकोमोटिव को हम खींच रहे हैं, एक नॉर्मल डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ट्रैक्शन मोटर को नॉर्मल डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड टॉर्क लग रहा है, तो लोकोमोटिव को फॉर्मेशन को आगे की ओर ले जाएगा, खींचेगा। वही ब्रेकिंग मोड में जब जाएगा तो कुल मिलाकर सिंपली ऐसे ही समझ सकते हैं कि ट्रैक्शन मोटर के घूमने का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। और ये कैसे हो पा रहा है, तो वही मैंने बताया कि ये सारा चीज़ माइक्रो प्रोसेसर का खेल है। उसकी वजह से जो है फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जो सप्लाई हम दे रहे हैं उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हमारा सप्लाई जो है 3 फेज़ का है और फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाने से मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा और वो मोटर जो है जनरेटर की तरह बिहेव करने लगेगा और इस तरह से वो सप्लाई फीड करना चालू कर देगा। हाँ शैलेंद्र जी बताइए। सर यही बता रहा था कि जो रिजनरेटिव ब्रेक है ये इतना पावरफुल है, जो अपना जो मैकेनिकल ब्रेक जो भी है ना इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, इससे ज्यादा पावरफुल हमारे लोकल में ट्राई किया हुआ है एमटी ब्रेक में कि अगर जैसे हमारा नॉर्मल स्पीड होता है जहाँ गाड़ी स्टॉप करना पड़ता है 45 का स्पीड लिमिट होना चाहिए, हमने इसमें देखा 80 का स्पीड में भी अगर हमने रिजन ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ा किया तो हम बराबर उठती है। अगर इमरजेंसी ब्रेक मार देते हैं तो शायद नहीं रुकेगी, क्योंकि ये रिजन ब्रेक इतना पावरफुल है कि गाड़ी को रोक देती है जान चाहे मतलब कम डिस्टेंस। इसका बहुत कंसेप्ट, ही पावरफुल है हाँ इसका कंसेप्ट समझिए ना, इसका कंसेप्ट ही बिल्कुल वैसा है। जो चीज़ ड्राइव कर रहा था, मतलब ट्रैक्शन मोटर ही एक तरह से ड्राइव कर रहा है लोकोमोटिव को, तो जो चीज़ ड्राइव कर रहा था वही ब्रेक लगा रहा है, वही अपोजिट डायरेक्शन में घूम के लोकोमोटिव को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो और दूसरा पहले क्या था कि जो नॉर्मल ब्रेकिंग था उसमें जो है एक ब्रेकिंग मतलब तोड़ने का काम होता था कि उसका करंट को लिमिट किया जाए, फिर लिमिट किया जाए, फिर स्टेप बाय स्टेप में होता था। और यहाँ क्या डायरेक्ट ट्रैक्शन मोटर को ही स्पीड उसका जो है रिवर्स करके रोकने की कोशिश की जा रही है, तो ये पावरफुल तो हो गए हैं। गौतम जी बताइए। सर ये जो ब्रेकिंग एफर्ट वाला बताया सर, इसमें सर मेरे को बताया गया ट्रेनिंग स्कूल में ये एक्चुअली जब अपन करंट उसमें नहीं देते, अपना आर्मी के साथ लेते हैं तो एज ए जनरेटर की तरह हमारा ट्रैक्शन मोटर काम करता है। तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्पन्न होता है तो हमारा ट्रैक्शन मोटर में तो करंट दे ट्रैक्शन मोटर ऑटोमेटिक घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। तो उसके कारण हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो ट्रैक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड को काटने में तो उसका स्पीड जो धीरे धीरे कम होती है। तो वही बात हो गई ना, जैसे हमारा जो है, जो हमारा ब्रेकिंग कर रहे हैं, मतलब ब्रेकिंग कर रहे हैं उसका फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिए, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो आपका जो रोटेटिंग पार्ट है उसमें अगर फ्लक्स का लीकेज होगा, जैसे आपका मोटर है, ट्रैक्शन मोटर है, वो नॉर्मली फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रहा था, लेकिन जब आप उसको ब्रेकिंग मोड में लाए तो वहाँ पे क्या है, वो ऑलरेडी मोशन में था तो उसका फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, और करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जो पूरा फील्ड और फ्लक्स का कंसेप्ट है, जो फ्लक्स लीकेज का, वो पूरा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, दूसरी तरह से इस चीज़ को समझिए। जो आपका जनरेटर होता है, जनरेटर के लिए क्या चाहिए होता है, एक प्राइम मूवर चाहिए होता है। प्राइम मूवर किसी चीज़ से भी दे सकते हैं, मान लीजिए डीजल से दे रहे हैं प्राइम मूवर, मतलब उसके अल्टरनेटर को रोटेट करने का जो मैकेनिज़्म है उसको प्राइम मूवर बोलते हैं। अगर डीजल पावर से दे रहे हैं तो उसका अगर अल्टरनेटर रोटेट कर रहा है और उसमें वाइंडिंग है, मतलब कंडक्टर है, और वो कंडक्टर कट होगा और वेरिएबल नेचर का अगर फील्ड है, या कह सकते हैं सिग्नल जो भी है, करंट सिग्नल वेरिएबल नेचर का है, तो
उस कंडक्टर को कट करेगा तो वहाँ फ्लक्स लीकेज होगा, उस वेरिएबल नेचर के फ्लक्स लीकेज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि फ्लक्स कटिंग हो रहा है, उस वेरिएबल फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो थ्री फेज से फिर जो है ड्राइव कन्वर्टर के थ्रू डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जनरेटर की तरह ही बिहेव कर, जनरेटिंग मोड में आ गया। इसके बाद जैसे ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ना, तो इस चीज़ को आप इंडक्शन मोटर के कंसेप्ट से समझेंगे तो जब आपका स्लीप पॉजिटिव रहता है ना तो मोटरिंग मोड में रहता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर जो है जब उसका स्लीप जो होता है, स्लीप का एक कंसेप्ट होता है, स्लीप अगर पॉजिटिव रहेगा तो मोटरिंग मोड में रहेगा, और स्लीप उसका निगेटिव रहेगा तो जनरेटिंग मोड में वर्क करने लगेगा। तो स्लीप पॉजिटिव और निगेटिव कब होता है, वो सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है ना। उस चीज़ को और डिटेल में हम समझाएंगे जब वो चीज़ आएगा, तो वो टॉपिक आएगा। तो अभी सिंपली यही जान लीजिए कि जब हमारा मोटर जो है ड्राइविंग मोड में रहता है तो पॉजिटिव स्लीप रहने की वजह से मोटर की तरह बिहेव करता है, और वही जब ब्रेकिंग मोड में हम उसको वर्क करते हैं, ब्रेकिंग एफर्ट लगाते हैं, तो निगेटिव स्लीप हो जाता है और वो जनरेटिंग मोड में आ जाता है, और ये जनरेटिंग मोड में आके बैक सप्लाई कर देता है वो अच्छी को। और ये सारा चीज़ जो हो पा रहा है वो पूरी तरह से कह सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है लोकोमोटिव के अंदर एसआर, जिसको ट्रैक्शन कन्वर्टर बोलते हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर के हमने बात किया, 3 हिस्से हो गए, लाइन कन्वर्टर, डीसी लिंक और ड्राइव कन्वर्टर। इसके थोड़े गहराई में गए अपन, और ये चीज़ बहुत काम का है। इस चीज़ को थोड़ा अपने साइड से भी रिवाइज कर लेंगे तो इसका पूरा फंक्शनिंग समझ में आ जाएगा। तो ये बोगी 1 और बोगी 2 के लिए हो गया, 2 वाइंडिंग हो गया ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 के लिए जो ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 को फीड किया, और ट्रैक्शन SR2 जो हो गया 3, 4, 5, 6 को फीड किया। इसका जो है 2 वाइंडिंग रहेगा, मतलब टोटल 4 वाइंडिंग हो गया आपके ट्रैक्शन कन्वर्टर के। और ट्रैक्शन कन्वर्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड करना हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे जो है एक्सिलरी कन्वर्टर की बात करेंगे। राजू जी आप कुछ बताइए इसके बारे में, अगर ऑन ड्यूटी नहीं है तो। इसके टेक्निकल ड्यूटी पे है सर, खड़ी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सर अगर बता सकते हैं तो बताइए। जो आप ही करते हैं जो बताए वही है सेम, बट जैसे हमारा गांव में जनरेटर चलाते हैं तो रोटर को हम प्राइम मूवर से घुमाते हैं। हाँ। अगर हम उस जनरेटर पर ज्यादा लोड दे देते हैं तो जनरेटर हमारा बैठने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो रोटर उसका स्पीड देखते हैं सर, धीरे धीरे वो स्लो हो धुआं जाएगा, देके बैठ जाता है। हाँ। इसी तरह से हमारा लोगों का जब एक्सल घूमता है, मोटर का रोटर घूम रहा है, तो उसमें जो हमारा इंडक्शन फ्लक्स वो कटता है, इसको हम नेगेटिव स्लीप मोड में ले जाते हैं। यानी सिंक्रोनस स्पीड को एक्चुअल स्पीड से कम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो नेगेटिव जैसे जनरेटर के रूप में जैसे ही काम करने लगता है, जब एनएस जो है जो और हमारा ये जो रोटर है वो घूम रहा है। बिल्कुल। बताइए। तो सेम उसी बेस पे काम करता है सर। वही चीज़ मैंने बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे एनएस जो है ना, अगर एनएस जो है ज़्यादा रहेगा एनआर से, रोटर के स्पीड से, तो पॉजिटिव स्लीप रहता है। स्लीप का डेफिनेशन ही होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, है ना। तो अगर मोटर, हाँ, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस,
तो जो हमारा जो एनआर जो रहता है हमेशा जो है रोटर की स्पीड जो होता है सिंक्रोनस स्पीड से कम रहता है। सिंक्रोनस स्पीड किसको बोलते हैं? जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है ना, उसको अगर मीट हो गया हमारा, जैसे हमारा 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है या सिंक्रोनस मोटर जो होता है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है उसके इतना ही उसकी स्पीड होती है, तो वहाँ स्लिप 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमेशा हर स्थिति में इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर की जो स्पीड रहेगी वो सिंक्रोनस स्पीड से कम रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, स्लिप जो है हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा और लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। 1 एक आइडियल केस होगा जब आपका जो बिल्कुल ये रोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये केस आता है। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं फिर, और वही निगेटिव स्लिप में तब गया जब जनरेटिंग मोड में आया, यानी ब्रेकिंग एफर्ट में हम डालें लोकोमोटिव को, तो वो जनरेटर की तरह बिहेव करने लगा और वो पावर जनरेट करके सप्लाई सिस्टम जहाँ से वो सोर्स था उसी को फीड करने लगा। तो ये एनर्जी कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं एक्सिलरी कन्वर्टर की। अब ये ट्रैक्शन कन्वर्टर को हम लोगों ने समझा कि हमारा जो मेन ड्राइव था 6 मोटर है। जनरली हम कोको लोको की बात कर रहे हैं, कोको बोगी की, तो 6 एक्सेल है, 6 मोटर है। हमारा वाइटल पार्ट जो है लोकोमोटिव के अंदर यही है, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर हो गया और ट्रैक्शन मोटर हो गया। अब ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो है उसको भी कूलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो हाई कैपेसिटी की है और ऐसे एरिया में है, ऐसे जगह पे है ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर जो हीट के एक्सपोजर में है, ठीक है। और ट्रैक्शन मोटर तो हमारा एक तरह से रनिंग मशीनरी है, तो उसमें भी हीट पैदा होगा, ठीक है। हमारा अगर टीएसएस के अंदर जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे नेचुरल कूलिंग हो पा रही है, वहाँ पे अलग से कूलिंग ना भी करे तो उसकी एफिशिएंसी पे इस तरह से असर नहीं पड़ेगा या उसके रिलायबिलिटी पे इस तरह से असर नहीं पड़ेगा जितना कि लोकोमोटिव के अंदर जो आपका ट्रांसफार्मर है, क्योंकि लोकोमोटिव के अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो उस वो हीटिंग इन्वायरमेंट में है, ठीक है, उसका नेचुरल कूलिंग नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे फोर्स्ड कूलिंग करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी है ऑयल उसका, और फिर ट्रैक्शन मोटर जो है उसको भी कूलिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उसकी इफ़िशियंसी पुअर रहेगी, या वो नॉन रिलायबल रहेगा, या वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपना पर्पज़ फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक जो है एक्सिलरी कन्वर्टर लगा के रखे हैं। ये मेरा मेन कन्वर्टर हो गया जिससे हमारा ट्रैक्शन मोटर चल रहा है, और एक्सिलरी कन्वर्टर जो है वो एक्सिलरी जितने भी हैं, आपका एक्सिलरी हो गया ऑयल कूलिंग ब्लोअर। ऑयल कूलिंग ब्लोअर मतलब किसका ऑयल की बात कर रहा है? तो ट्रांसफार्मर के ऑयल की बात कर रहा है। और दूसरा एसआर जो होता है आपका, मतलब लाइन कन्वर्टर जो होता है, वो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है और उसका स्विचिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो वो भी ऑयल इमर्ज्ड रहता है, तो उसमें भी ऑयल रहता है लाइन मतलब ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर जो ऑयल रहता है उसके कूलिंग के लिए जो है ऑयल कूलिंग ब्लोअर रहता है। ये ब्लोअर हो गया। फिर पंप रहेगा। पंप का क्या काम है? पंप जो है वो ट्रांसफार्मर के ऑयल को और एसआर की ऑयल को सर्कुलेशन में रखेगा। सर्कुलेशन में रखने से क्या है, वो उसके टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे हम, मतलब टेम्परेचर को कम कर पाएंगे। इस तरह से और भी सारे एक्सिलरी है। इसके स्क्वेंजिंग ब्लोअर होते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर आ रहा है उसको प्योर एयर बनाने के लिए, उसमें से धूल कण को निकालने के लिए, स्क्वेंज करने के लिए
स्क्वेंजिंग ब्लोअर रहते हैं। इसमें भी दो तरह के ब्लोअर होते हैं, 3 फेज स्क्वेंजिंग ब्लोअर और सिंगल फेज स्क्वेंजिंग ब्लोअर, ठीक है। और फिर इसके बाद मशीन रूम ब्लोअर होता है। मशीन रूम को भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, इक्विपमेंट लगे हुए हैं, तो उसको भी एक सर्टेन टेम्परेचर रेंज के अंदर ही रखना पड़ेगा, नहीं तो इक्विपमेंट वो सब डैमेज हो जाएंगे। तो उसके लिए मशीन रूम ब्लोअर होता है और उसका स्क्वेंजिंग ब्लोअर होता है। तो ये सारे जितने एक्सिलरीज हैं, फिर बैटरी रहता है तो बैटरी चार्जर रहेगा। तो ये जितने सारे एक्सिलरीज लगे हुए हैं, जो मेन हमारा कंपोनेंट है लोकोमोटिव का, उसको एक तरह से एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको रिलायबल बनाने के लिए और उसका ड्यूरेबिलिटी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, उसको ड्यूरेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम एक्सिलरी कन्वर्टर का हमें एक्सिलरी कन्वर्टर की ज़रूरत है। अब एक्सिलरी कन्वर्टर है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारा जो मेन ट्रैक्शन मोटर था, उससे कम ही लेवल का वोल्टेज रेटिंग वाला इक्विपमेंट होगा, जो इन सब को सहायता प्रदान करेगा या इन सब को एफिशिएंट बनाने के लिए, कूल करने के लिए उपयोग होगा। तो हम बात करते हैं एक्सिलरी कन्वर्टर की। तो एक्सिलरी कन्वर्टर के अंदर जो है, एक ही जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी रहता है, उधर से एक ही कॉमन वाइंडिंग रहता है। सेकेंडरी साइड में एक ही कॉमन वाइंडिंग रहता है तीनों एक्सिलरी कन्वर्टर के लिए। एक्सिलरी कन्वर्टर 3 होते हैं, एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 और एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 और एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3। इसको दूसरे टेक्निकल भाषा में ऐसा बोलते हैं कि एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 को बर 1 बोलते हैं और एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 और 3 को बर 2 बोलते हैं। कई जगह आपको मिलेगा एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 को बर 1, एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 को बर 2 और एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 को बर 3। लेकिन ज़्यादातर जगह आपको मिलेगा एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 बर 1 और एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 और 3 जो है बर 2। तो कॉमन वाइंडिंग है एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 की, एक्सिलरी कन्वर्टर की, और इसका जो है वाइंडिंग रहता है 1000 वोल्ट का वाइंडिंग रहता है, अगर हम सही हैं तो। और इस 1000 वोल्ट वाइंडिंग को रेक्टिफायर मॉड्यूल जो है डीसी में कन्वर्ट करता है। इस सिंगल फेज वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। सेम यहाँ भी डीसी लिंक होता है और फिर इसके बाद इन्वर्टर मॉड्यूल होता है। 3 पार्ट इसके भी होते हैं, जैसा कि एसआर में थे ट्रैक्शन कन्वर्टर में, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, रेक्टिफायर मॉड्यूल, डीसी लिंक और इन्वर्टर मॉड्यूल। तो रेक्टिफायर मॉड्यूल क्या किया, जो 1000 वोल्ट डीसी था, एसी था, उसको डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी लिंक को दिया, उसमें जो रिपल्स वगैरह थे उसको फिल्टर करके और उसके मतलब और स्टोरेज बढ़ा के वो इन्वर्टर मॉड्यूल को दिया और इन्वर्टर मॉड्यूल जो है उसको 415 वोल्ट 3 फेज एसी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 415 वोल्ट 3 फेज एसी जो है किसको किसको मिलेंगे, तो ऑयल कूलिंग ब्लोअर जो है वो 2 होते हैं, उनको मिलेंगे। वो नॉर्मली जो है बर 1 के द्वारा, यानी एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 के द्वारा दिया जाता है। जो ऑयल कूलिंग ब्लोअर होते हैं, किसका ऑयल कूलिंग, तो ट्रांसफार्मर के ऑयल कूलिंग और ये एसआर के ऑयल कूलिंग को ठंडा करने के लिए ऑयल कूलिंग ब्लोअर लगा हुआ है। ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2 जो है OCB1 और OCB2, OCB1 जो है SR1 उसके लिए है और ट्रांसफार्मर के लिए है। OCB1 जो है एसआर के ऑयल के लिए है और ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करेगा, ब्लोइंग एटमॉस्फेयर से हवा खींच के उनके ऊपर ब्लो करके उनको ठंडा करेगा। OCB2 जो है वो SR2 के और ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करेगा। तो ये OCB1 और OCB2 को किससे सप्लाई मिल रही है, तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 यानी बर 1 से सप्लाई मिल रही है। फिर इसके बाद जो है
ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2, ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 से जो है जो ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर नंबर 2 और ट्रैक्शन मोटर नंबर ब्लोअर 1 इसको, और इन ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर के स्क्रेंजिंग ब्लोअर जो है OCB1 और OCB2 उसको मतलब सप्लाई मिल रही है ट्रैक्शन ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 से। और फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1 और ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 को भी सप्लाई जो है नॉर्मल केस में मिल रही है किससे, बर 2 से, यानी ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 से। फिर इसके बाद SR का भी पंप होता है, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर होता है उसका भी पंप होता है SR पंप 1 और 2। तो ये जो है ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 इस पर कह सकते हैं नॉर्मली ज़्यादा लोड रहता है। किसका किसका लोड हो गया, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर का और उसके स्कैवेंजिंग ब्लोअर का, और ट्रांसफार्मर ऑयल पंप का और SR ऑयल पंप का लोड रहता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 पे। और ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 पे जो है कंप्रेसर का लोड रहता है, मतलब कंप्रेसर नंबर 1 और कंप्रेसर नंबर 3 ये दोनों का लोड रहता है। और इसके अलावा बैटरी चार्जर। तो इस तरह से हम जो है ट्रैक्शन कन्वर्टर की बात किए और ऑक्सिलरी कन्वर्टर की बात किए। इसमें यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो या कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है। फिर इसके बाद हम लोड शेयरिंग भी यहीं पे देख लेंगे कि जैसे हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर जो है 1, 2 और 3 उसमें से कोई एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर फेल होता है तो लोड शेयरिंग जो है किस तरह से होती है उस चीज़ को भी आज समझेंगे और उसको वहाँ पे फिर इसके बाद कंक्लूड कर देंगे आज का सेशन। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी तो सबको ये बेसिक बिल्कुल बेसिक है, क्लियर होगा सबको। गौतम जी बताइए। सर इसमें जो बताया था इनपुट वोल्टेज जो ट्रैक्शन कन्वर्टर में 12 से 1269 इंटू 2, हाँ तो वो वोल्ट में है और एक एम्पियर में उसी में आता है हाँ इंटू 1142 एम्पियर। तो करंट कितना रहता है, 2 इंटू 1142 1142 एम्पियर। राइट राइट राइट, ठीक है। उसको डेटा तो खैर देखेंगे ही एक साथ। अभी हाँ अभी ज़्यादातर फोकस है कॉन्सेप्ट के ऊपर कि वर्किंग इसका पूरा कैसे होता है। हाँ राहुल जी बताइए। सर ये OCB 1 और 2 होता है सर, ये ट्रांसफार्मर को सिर्फ अपने जो TSS का ट्रांसफार्मर है वैसे ठंडा ठंडा करता है या कुछ अलग तरीके से ठंडा करता है सर? ये मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका जो ऑयल कूलिंग ब्लोअर है, ऑयल कूलिंग ब्लोअर जो है, ब्लोअर का मतलब क्या होता है, एयर को ब्लो करना किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। अगर हम कोई मतलब सर्किटरी है जिससे मान लीजिए यहाँ इसके संदर्भ में ही बात करते हैं, जैसे ऑयल का फ्लो हो रहा है किसी सर्किट के थ्रू, पाइपिंग के थ्रू, इसको मैं बता रहा हूँ डिटेल बता देते हैं हम। हाँ ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बताने की। जैसे लोकोमोटिव जो है ना, लोकोमोटिव के रूफ के ऊपर जो है ब्लोअर लगा हुआ है ना, मतलब वहाँ से उसका पूरा एक तरह से मतलब हवा को खींचने के लिए ब्लोअर क्या है, एक तरह से एटमॉस्फेयर के एयर को खींच रहा है। और जो आपका जो ऑयल कूलिंग ब्लोअर है तो ऑयल को सर्कुलेशन जिस चीज़ से हो रहा है उस पे फेंक रहा है उस हवा को, तो एटमॉस्फेरिक हवा वहाँ पड़ेगा तो उस सर्किट से जो कुछ भी पास हो रहा है मतलब ऑयल पास हो रहा है तो वो ठंडा हो जाएगा। तो ये काम है ऑयल कूलिंग ब्लोअर का। बाकी ऐड करेंगे राजू जी इसके बारे में और डिटेल में। जी सर, ये छत के ऊपर से OCB1 OCB2 आयल कूलिंग ब्लोअर है, हवा खींचता है। और जो हमारे ट्रांसफार्मर के आयल और
एसआर के आए हैं, वो अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं रेडिएटर, जो एसआर के और टीएफटी की दोनों का अलग अलग रेडिएटर है। जो हमारा ट्रांसफार्मर का पंप चलता है तो उस रेडिएटर में तेल को सर्कुलेट करके पूरा ट्रांसफार्मर में लाता है, और जब एसआर का पंप चलता है तो एसआर ट्रैक्शन कन्वर्टर के आयल को सर्कुलेट करके रेडिएटर से वो पुनः एसआर में लाता है। तो जो हमारा ओसीबी होता है, उस रेडिएटर जो अंडर फ्रेम में लगा है उसी के ऊपर वो डक्ट के थ्रू हवा फेंकता है, बिल्कुल, जिससे हमारा रेडिएटर ठंडा होता है, और उस रेडिएटर के अंदर हमारे ट्रांसफार्मर और एसआर आयल के जो तेल है सर्कुलेट होते हैं पंप के थ्रू। समझ गए राहुल जी? हाँ हाँ समझ गए। और सर और एक डाउट है, ये स्क्वेंजिंग ब्लोअर है, ये बस धूल मिट्टी हटाते हैं क्या इक्विपमेंट के ऊपर की? इक्विपमेंट के ऊपर की नहीं, जो हम हवा जो ले रहे हैं ब्लोअर से, एटमॉस्फेयर से हवा ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में तो धूल कण मिट्टी भी है, तो वो जो हवा आ रही है उसको, उसमें जो धूल कण मिट्टी है उसको छानने के लिए, एक तरह से फिल्टर आउट करने के लिए स्क्वेंजिंग ब्लोअर लगा हुआ है कि उस हवा को प्योर, मतलब उसमें से धूल कण मिट्टी को हटा के आगे पास करेगा, है ना। नहीं तो फिर वो पूरा क्या होगा, धीरे धीरे करके पूरा मतलब डस्ट और बाकी सारी चीज़ें जमा हो जाएगी और उसकी इफ़िशियंसी अच्छी नहीं रहेगी ब्लोअर की। इसके लिए ब्लोअर को शुद्ध हवा चाहिए, ठीक है ना। तो और क्लियर करके बता दिए राजू जी कि जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल पंप है और एसआर का ऑयल पंप है, वो जैसे रेडिएटर के माध्यम, जैसे सिंपल डीजल इंजन भी देखे होंगे अगर गांव में, तो उसको भी ठंडा रखने के लिए जो है जो वाटर है उसका सर्कुलेशन होता रहता है पूरे, मतलब अंदर तक जाता है वाटर, फिर इसके बाद उधर से गर्म वाटर निकल के आता है, बाहर निकलता है, उससे पूरा इंजन जो है डीजल इंजन ठंडा रहता है। वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, बस थोड़ा प्रोसेस अलग है कि यहाँ पे ऑयल को रेडिएटर के थ्रू सर्कुलेट किया जा रहा है। दोनों के ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए अलग अलग पंप लगे हुए हैं। एसआर के ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए एसआर पंप है, ट्रांसफार्मर के ऑयल को सर्कुलेट करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल पंप है, और रेडिएटर के थ्रू सर्कुलेट कर रहे हैं, और ऊपर से जो ब्लोअर से हवा आ रहा है उस रेडिएटर पे डायरेक्ट जाके पड़ रहा है। तो ये दोनों के ऑयल जो है एक जो डिजायरेबल टेम्परेचर रेंज है उसके अंदर हम रख पा रहे हैं, है ना, जो जो हमें चाहिए। नहीं तो अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर उसका बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो उसका फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, फ्लैशिंग भी हो सकती है ऑयल की। तो ये फंक्शन हो गया ऑयल कूलिंग ब्लोअर का। और कुछ इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखे होंगे कि ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 2 और उसके उसके रिलेटेड जो है स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 1 है, तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स रहता है ना। तो मशीन रूम नंबर 1 में जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको, जैसे SR1 है वो मशीन रूम नंबर 1 में रहेगा, SR2 जो है मशीन रूम नंबर 2 में रहेगा। अगर TMB के केस में रिवर्स हो जाता है, TMB जो है ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, वो मशीन रूम नंबर 1 में रहने के बावजूद भी उसको TMB2 बोलते हैं, और मशीन ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1 जो है मशीन रूम नंबर 2 में रहने के बावजूद भी उसको TMB1 बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा उसके प्लेसमेंट में डिफरेंसेस है, इसके लिए यहाँ पे नाम अलग है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। बताइए राहुल जी। सर और एक डाउट है, हाँ बताइए। मतलब ट्रांसफार्मर को और एसआर को ऑयल से ठंडा करते हैं, वैसे ये अपनी ट्रैक्शन मोटर है इसको सिर्फ हवा से ही ठंडा करते हैं क्या? ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर, हाँ ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर में कुछ ऑयल का सर्कुलेशन नहीं होता है, उसका सिर्फ डायरेक्ट ब्लोअर के थ्रू होता है, इसके ऑयल को सर्कुलेट नहीं करते हैं। और जो ये ऐसा एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए यहाँ पे कि जो एसआर का ऑयल है और
जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो एक पर्टिकुलर जोन में जाता है और दोनों के लिए अलग अलग रेडिएटर हैं और दोनों के ऑयल वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो दोनों के ऑयल मिक्स नहीं होते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग सर्किट, जो रेडिएटर की सर्किट है, जो रेडिएटर है वो अलग अलग रेडिएटर में जाता है, तो वहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती है और उस पर्टिकुलर जोन में वो ऑयल कूलिंग ब्लोअर का हवा आता है, उसको ठंडा करता है। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं बनना चाहिए। सर्किट को देख के अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन सर्किट को देखेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मिक्स होता है, नहीं होता है, इस तरह का कुछ। फिर इसके बाद हम जो इसके ब्रेकर्स लगे हुए हैं उस चीज़ को बाद में समझेंगे, ब्रेकर पे अभी नहीं जाएंगे। ब्रेकर को तो समझने का और याद करने का तरीका पता रहना चाहिए बस, उसको बाद में देखेंगे। इस पे लोड शेयरिंग की बात कर लेते हैं कि एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 है, 2 है और 3 है। इनमें से कोई एक एक्सिलरी कन्वर्टर फेल होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, मतलब उस स्थिति में हमारा लोको फेल हो जाएगा या लोको में जो बाकी के 2 एक्सिलरी कन्वर्टर है उनके बीच लोड शेयरिंग होगा, या फिर 2 एक्सिलरी कन्वर्टर एक साथ अगर फेल हो जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो उस चीज़ को बताते हैं कि हमारा एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 है, 2 है और 3 है। नॉर्मल जो मैंने बताया लोड से शेयर किस तरह से हो रहा है वो वही है, लेकिन मान लीजिए एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 जो है वो फेल हो गया। एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 जो है वो फेल हो गया, फॉल्टी हो गया। अपने पास 2 एक्सिलरी कन्वर्टर बचा, एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 और एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3। ठीक है, तो एक्सिलरी कन्वर्टर 2 जो है और 3 में इस तरह से समझना है, समझने के हिसाब से खाली ये ध्यान रखना है कि 2 और 3 में जो है वो देखा जाए प्रायोरिटी वाइज, तो 2 का जो है उसको हम प्रायोरिटी मतलब हायर रखेंगे। 2 को रैंक वाइज देखा जाए तो यहाँ रैंक समझ लीजिए, सीनियर जूनियर के हिसाब से भी समझ सकते हैं, रैंक से भी समझ सकते हैं। तो 2 और 3 में रैंक जो है किसका ज़्यादा है, 2 का रैंक ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कैपेबल होगा 2। ठीक है, और 3 जो है उससे कम कैपेबल होगा, उसकी क्षमता कम रहेगी। तो 2 और कैपेबिलिटी की यहाँ बात हो रही है, तो हम यहाँ देखेंगे कि ब्लोअर जो होते हैं उनको जो है कम कैपेबिलिटी वाला भी चला सकता है, लेकिन पंप को चलाने के लिए हायर कैपेबिलिटी वाले इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 और 3 है, तो 2 को चलाने के लिए जो है जितने पंप हैं वो एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 से चलेंगे और जितने ब्लोअर जो हैं उल्टा उल्टा बोल रहे उल्टा है क्या, पंप की रेटिंग ज़्यादा होती है ना। नहीं ब्लोअर अच्छा, ब्लोअर बहुत पावरफुल होता है, ब्लोअर राइट ट्रिगर हो जाते हैं, बाकी सब यहाँ मेरे को पहले भी कन्फ्यूजन हुआ था। चलिए अच्छा हुआ, सही कर दिए इस चीज़ को। जो ब्लोअर होता है उसकी जो है रेटिंग ज़्यादा होती है, उसको चलाने के लिए मतलब जो है ज़्यादा कैपेसिटी वाली की ज़रूरत पड़ती है। तो कैपेसिटी की यहाँ कोई मैटर नहीं, बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तीनों कन्वर्टर जो है वो सेम ही है, हम यहाँ बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 और 3 में रैंक वाइज देखा जाए तो एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 है हायर रैंक पे, तो उस पर जो है ब्लोअर का लोड आ जाएगा, है ना, और जो भी पंप के लोड रहेंगे वो एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो आप देखेंगे जो ब्लोअर है ऑयल कूलिंग ब्लोअर हो गया या जो भी स्क्वेंजिंग ब्लोअर हो गया, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर हो गया, उस पे उसका लोड जो है किस पे आ जाएगा, एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 पे, और बाकी पंप जो है उसका लोड जो है एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 पे आ जाएगा। ये हो गई बात जब हमारा एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 फेल था उस स्थिति की। जब एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 2 फेल है तो उस स्थिति में आपका हेल्दी एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर रहेगा 1 और 3, और रैंक वाइज एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 जो है वो हाइयर रैंक पे है, तो उस पर जो है ब्लोअर का लोड आ जाएगा एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 1 पे, और एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 पे जो है पंप का लोड आ जाएगा। ऐसा ही
होता है, अगर एक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 फेल होता है तो 1 पे ब्लोअर का लोड रहेगा और 2 पे जो है पंप का लोड रहेगा। और सपोज़ इन 3 में से 2 एक्सिलरी कन्वर्टर अगर फेल हो जाता है तो हमारा जो है वो लोको फेल घोषित कर दिया जाता है। उस लोको को हम मतलब उस लोको से हम काम नहीं ले पाएंगे, वो फेल कर देंगे और टीएलसी को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ एरर हो तो करेक्ट कीजिएगा। ठीक है शैलेंद्र जी। राइट है सर, राइट राइट राइट। ओके, तो ठीक है, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है यहीं तक रहने देते हैं। हमने बात किया आज मोटा मोटी, समझा ट्रैक्शन कन्वर्टर को, एक्सिलरी कन्वर्टर को, उसके सर्किटरी को, उसका फंक्शन क्या है और पूरा इनकी मैकेनिज़्म क्या है, और इसमें एक्सिलरी कन्वर्टर के अंदर लोड शेयरिंग किस तरह से होती है। अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम पूछते हैं, इसके बाद जो दूसरे लोग क्वेश्चन लाए होंगे वो पूछेंगे। जो C2 रिले होता है वो उसका लोकेशन क्या होता है? थ्री फेज लोको में C2 रिले जो होता है उसका लोकेशन क्या होता है? गौतम जी बताएंगे। सर न्यूमेटिक पैनल में होता है सर। राइट, न्यूमेटिक पैनल में होता है। WAP5 में टोटल कितने ब्रेक सिलेंडर होते हैं? हाँ, राहुल जी बताएंगे। 12। शैलेंद्र जी बताएंगे। सर इसमें हेडेड ब्रेक है तो 8 ही रहेगा। हाँ, इसमें 8 रहेगा। WAP5 में 8 ब्रेक सिलेंडर रहेगा। WAP4 में 12 ब्रेक सिलेंडर होता है। SMGR जो होता है सर्वो मोटर, उसका प्रेशर रेंज कितना होता है? सर्वो मोटर जो होता है उसका प्रेशर रेंज कितना होता है? पंकज जी बताएंगे। 2.5 से 3.5। राइट, 2.5 kg से 3.5 kg। कन्वेंशनल लोको के अंदर अगर ALP जो है रियर साइड में है और लोको पायलट जो है फ्रंट साइड में है तो हम मैक्सिमम स्पीड कितना रख सकते हैं? हाँ, झूमर जी बताएंगे। 40 किलोमीटर सर। राइट, LP अगर रियर साइड में है और लोको पायलट अगर फ्रंट साइड में है तो 40 kmph, और यही रिवर्स हो जाता है कि लोको पायलट जो है पीछे साइड में रहे और ALP आगे साइड में रहे तो उसमें 15 kmph हो जाता है। जो हमारा लोअरिंग और रेजिंग होता है पेंटोग्राफ का, वो 3 स्टेज में होता है। वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है ये पॉसिबल हो पाता है? लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पेंटोग्राफ 3 स्टेज में होता है। ये एक चीज़ हो गया कि 3 स्टेज में होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने स्टेज में होता है, और ये 3 स्टेज में जो होता है वो किसके थ्रू होता है? राहुल जी बताएंगे। थ्रोटल से होता है क्या सर? राइट, थ्रोटल वाल्व जो होता है उसके थ्रू होता है। उस स्टेप में जो होता है थ्रोटल वाल्व के थ्रू होता है। WAG9 और WAP7 में कितने डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर होते हैं? WAG9 और WAP7 में शॉक एब्जॉर्बर कितने होते हैं? शैलेंद्र जी बताएंगे। इसमें 20 होते हैं, WAG9 WAP7 और WAP5 पे आता है तो वहाँ पे 24। राइट, अगर इंडिकेशन लैंप में BPFA ग्लो कर रहा है और LSFI ब्लिंक कर रहा है 3 फेज लोको के अंदर, तो वो कौन से प्रायोरिटी का फॉल्ट है रहेगा? राहुल जी बताएंगे।
राइट। अगर ब्लिंकिंग कर रहा है तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट रहेगा। अगर T1 का होगा ना, T2 होगा। अगर लगातार T1 राइट, ये प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट होगा। और लगातार अगर जलता रहेगा तो उसमें क्या होगा? अगर LSFI लैंप जो है LSFI लैंप जो नहीं चलने लगा, हाँ, तो T1 का एक फॉल्ट आएगा, लेकिन उसमें एक सब सिस्टम आइसोलेट जाएगा। राइट, आइसोलेट का इंडिकेशन होगा राइट, T1 के फॉल्ट के साथ। राइट, राइट। अब ब्लिंक कर रहा है तभी T1 का फॉल्ट है। देखिए, इस चीज़ को और क्लियर कर देते हैं, खास करके राहुल भाई के लिए। इसमें सिर्फ BPFA अगर ग्लो कर रहा है, तो BPFA ग्लो कर रहा है तो प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट हो गया। LSFI BPFA के साथ LSFI आगे आ गए, ब्लिंक कर रहा है या ग्लो कर रहा है, तो उसमें प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट हो गया, दोनों अगर हो गया तो। और LSFI अगर लगातार ग्लो कर रहा है, ब्लिंकिंग करने के बजाय अगर कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है, तो फॉल्ट तो रहेगा प्रायोरिटी 1 का ही, लेकिन उसमें क्या है, एक सब सिस्टम आइसोलेटेड हो गया रहेगा, तो उस हिसाब से उसको अटेंड करना पड़ेगा। 3 फेज लोको के अंदर VCD को एक्नॉलेज करने के लिए कितने देर में एक्नॉलेज कर देना होता है? शैलेंद्र जी बताएंगे। दो तरह का है, 32 सेकंड वाला भी है, 120 सेकंड वाला भी। ब्रेक वाला है तो 120 रहेगा, बाकी एक्नॉलेज पूछ रहे हैं सर, एक्नॉलेज रीसेट नहीं। एक्नॉलेज वो तो रीसेट करने का है कि नॉर्म्स में अलग है, CCB में अलग है और इसमें अलग है। ये एक्नॉलेज करने का टाइम जो है 70 में ऐसे 68 है। हाँ, एक्नॉलेज नॉर्मली जो है हमें 60 सेकेंड में करना होता है। बाकी 60 सेकेंड के आगे 8 सेकेंड तक जो है नहीं करते हैं तो उसमें ऑडियो विजुअल अलार्म आएगा, और फिर इसके बाद अगले और 8 सेकेंड के लिए अगर नहीं करते हैं तो इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा, उसमें फिर रीसेट करना पड़ता है। तो रीसेट करने में अलग अलग लोगों के लिए अलग है। CCB लोगों में तो सबके लिए 32 सेकेंड ही है शायद, और इनमें कहीं 120 है और कहीं 160 है। पैसेंजर और गुड्स के हिसाब से अलग अलग है। ये राजीव जी बताइए, काफी कॉमन हो गया कि अलग अलग है गुड्स W89, W87, W85, यदि E70 सिस्टम है, E70 ब्रेक सिस्टम, सब में 120 हो गया सर। अच्छा, रीसेटिंग टाइम हो जाएगी। और सिर्फ CCB में 32 सेकंड है। पहले था कि W85 में 160 सेकंड था, तो सभी में नॉर्मल कर दिया 120 सेकंड कर दिया। लेकिन ये भी कई जगह रेलवे टू रेलवे चेंज रहता है सर। नहीं, सभी में अब हो गया सर, किसी में नहीं मिलेगा। अच्छा, 120 सेकंड ही मतलब रहेगा। वो पहले के बुक में, जो पहले के टेक्स्ट बुक में लिखा वो लिखा पड़ा है। अच्छा, लेकिन एक्चुअली सारे चेंज हो गए, सब 120 कर दिया गया। अगर यही पे सर 32 और 120 दो हो गया ना, अगर ये डीजल लोको रहेगा तो 35 सेकंड हो जाएगा। राइट, डीजल लोको 35 सेकंड, डीजल लोको के लिए 35 सेकंड। जो BPCS होता है, पुश बटन फॉर कांस्टेंट स्पीड, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए कितना प्रेशर में बदलाव लाएंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। थ्रोटल को कितना डिस्टर्ब करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, झूमर जी बताएंगे। 3% सर। लेकिन वही अगर प्रेशर के टर्म में पूछें, तो प्रेशर कितना kg से डिस्टर्ब करेंगे? हाँ, शैलेंद्र जी बताएंगे। प्रेशर 0.6 kg गिरा दो। रामू जी बताएंगे। सर 0.25 सर।
0.25 kg/cm²। अगर इतना से थ्रोटल को डिस्टर्ब कर देंगे तो BPCS ऑटोमेटिक जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। BPCS को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम 0.6 भी है, लेकिन वो 0.6 क्या है, यदि आप डीसी प्रेशर ब्रेक अंडर में 0.6 kg प्रेशर लिखा जाता है तो भी आपका BPCS डीएक्टिवेट हो जाएगा। BC प्रेशर, अच्छा यहाँ यहाँ BP प्रेशर होता है। 0.25 kg जो होता है वो BP प्रेशर होता है ना। BP प्रेशर 0.25 और BC 0.6। राइट। SS06 जो है वो किसका सब सिस्टम है? रामू जी बताएंगे। ऑक्सिलरी कन्वर्टर का सर। राइट। कितने स्पीड हो जाने के बाद ही हम BPCS को एक्टिवेट कर सकते हैं? BPCS को एक्टिवेट करने के लिए कितना स्पीड चाहिए होता है? प्रशांत जी बताएंगे। 5 kmph। राइट, 5 kmph। कितने स्पीड तक VCD को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? अप टू व्हाट स्पीड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एक्नॉलेज VCD? गौतम जी बताएंगे। सर इसको अगर मोड में बोला जाए तो इंचिंग मोड में उसको जरूरत नहीं पड़ेगा। 1.5 kmph से अगर बिलो स्पीड में आप काम कर रहे हैं तो आपको VCD एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं। झूमर जी बताएंगे। 2 kmph। हाँ, इसका राइट आंसर होगा 2 kmph। वो अलग बात है कि इंचिंग मोड में स्पीड जो है 1.5 kmph होती है, तो वहाँ पे एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये पूछा जाए कि कितने स्पीड तक जो है VCD को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो स्पीड होगा 2 kmph। अच्छा, इंचिंग मोड की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? हम कब लोकोमोटिव को इंचिंग मोड में ऑपरेट करते हैं? प्रशांत जी बताएंगे। नॉइज आ रहा है आपके साइड से, रामू जी बताएंगे। अरे इसका ईओटी करते समय, इंजन ऑन प्राइम करते समय यूज करेंगे सर। एक्सेलरेशन कम रहेगा इसमें। कहाँ पे करेंगे? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं क्या जहाँ पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इंजन ऑन ट्रेन मतलब लोको, ये ट्रेन में लोको को अटैच करते समय करेंगे सर। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा कोई पर्टिकुलर एग्जांपल जहाँ पे जैसे उसका उपयोग करते हैं, पंकज जी बताएंगे। दूसरा है सर, जैसे जहाँ पर खदान में कोयला वगैरह लोडिंग हो रहा है और गाड़ी की एक स्पीड निरंतरता जरूरी है, तो कंटिन्यूअसली वो स्पीड में उसको वैगन को इंजन के साथ सेट कर दिया जाता है। राइट। और वो वैगन आगे बढ़ते जाता है, उसमें कोयला लोडिंग होते रहता है। हॉपर के थ्रू, राइट, हॉपर के थ्रू कोयला लोड होते रहता है। हॉपर के थ्रू कोयला लोड होते रहता है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी वही सेट है। लोडिंग के टाइम मोड का यूज होता है सर। पहले तो जरूर होता है ना कोयला, उसमें भी सर इंची मोड का यूज होता है। हाँ, राइट। उसका फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया जाता है, उसका भी लोडिंग का भी स्पीड वही रहता है और इसका भी 1.5 रहता है, तो इस हिसाब से हाँ वो सर इंचिंग मोड में सर वो स्पीड सेट कर दिया जाता है, कितना स्पीड आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से
उसको सेट करके फिर अपने आप को लोडिंग होते रहता है और लोग कुछ गाड़ी चलते रहता है। राइट, राइट, राइट। ठीक है, फिर आप लोग के पास में किसी के पास अगर क्वेश्चन हो तो उसको डिस्कस कीजिए। सर पूछूंगा।